एवरीवन, आप सभी का हिंदी नॉलेज विद साक्षी में स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौरसिया और आज आप सबके लिए मैं लेके आई हूं कृतिका बुक का पार्ट 1 का माता का अंचल पार्ट का भाग 2। भाग 1 हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं इस भाग 2 के बारे में कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। जब लेखक खाना खा लेते थे फिर लेखक के बाबूजी कहते थे कि अब तुम राजा हो, जाओ जाके खेलो। उनको खेलने के लिए बोलते थे। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। इस बात को सुनकर लेखक उछलने लगते थे तुरंत। पर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। फिर लेखक क्या करते थे कि रस्सी में बंधा हुआ काठ मतलब लकड़ी का घोड़ा था जो रस्सी से बंधा हुआ था, उसको लेकर नंग धड़ंगी वह गली में बाहर निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख झटपटाने पर भी एक चिल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। मतलब इसमें लेखक यह कह रहे हैं कि मैया कभी उनको अचानक से पकड़ लेती थी तो उनके सिर पर एक चिल्लू कड़वा तेल मतलब एक कटोरी सरसों का तेल उनके सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे। जब लेखक की मैया लेखक के सिर पर कड़वा तेल सरसों का तेल डाल देती थी तो इस बात से लेखक रोने लगते थे और बाबूजी ये सब देखकर बिगड़ खड़े होते थे। उनको गुस्सा आ जाता था, पर वह हमारे सिर में तेल बोतकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर लेकिन मैया लेखक को क्या करती थी, बालों में या सिर में तेल डालकर उनको छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गुदती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। फिर लेखक की मैया बालों में तेल डालने के बाद क्या करती, नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाती थी। लिलार मतलब माथे पर काजल की बिंदी लगाती और फिर चोटी गुदती थी और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। फिर ऐसे तैयार करते थे जैसे कि कन्हैया हो वो पूरे, जैसे कृष्ण भगवान तैयार होते हैं ऐसे ही इसी रूप में वह लेखक की माँ लेखक को तैयार करती थी। फिर लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में रहकर बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था और जैसे वे बाहर आते थे बाबूजी के साथ, वहाँ पर उनको एक अपने मित्र मंडली का झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते। मतलब जैसे बाहर आते उनको अपनी मित्र मंडली मिल जाती, उन मित्र मंडली को देखकर वह रोना बंद कर देते थे और ये सब कुछ भूलकर वह बाबूजी की गोद से नीचे उतर जाते थे और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते थे और अपने मित्र मंडली के साथ मिलकर अलग अलग तरीके के तमाशे करने लगते थे। लेखक तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरीके के नाटक तमाशे भी अलग अलग तरीके के वह करते थे। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। चबूतरा जो होता है घर के बाहर, वही उनके लिए क्या बनता था, नाटक का घर बनता था, उसका चबूतरे का एक कोना। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। जिस चौकी पर बाबूजी नहाते थे बैठकर वही उनके लिए क्या बनती थी, रंगमंच बनती थी चौकी। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज की चंदुआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसी चौकी पर वे क्या करते थे, सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदुआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। चंदुआ मतलब छोटा सामियाना। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में डेले के लट्टू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। उस दुकान में अलग अलग तरीके की मिठाई को सजाते थे। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। वे ठीकरों
के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े करके उनके क्या बनाते थे, पैसे बनाते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार होते थे। फिर लेखक की मित्र मंडली में से कुछ लोग क्या बन जाते थे, खरीदार बन जाते थे और कुछ लोग दुकानदार बन जाते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे और दुकान से बाबूजी भी क्या करते थे, 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। फिर वो मिठाई की दुकान बंद कर लेखक क्या करते थे, घरौंदा बनाते थे, घर बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और धूल की मेड़ की क्या बनाते थे, वे दीवार बनाते थे। तिनकों का छप्पर बनाते थे। दातुन के खम्भे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, खड़े पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहाड़े की चूल्हा चौकी, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। इस तरह से लेखक उस घर के लिए सामान तैयार करते थे और घर बनाते थे। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते थे। जोनार मतलब भोज या दावत को वह तैयार करते थे। हम लोग जोनार करते और हम ही लोगों की जोनार बैठती थी। वही मित्र मंडल ही जोनार मतलब भोज या दावत तैयार करती थी और वही लोग क्या होते थे, भोज या दावत में बैठते थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जिमने के लिए बैठ जाते थे। मतलब जब दावत बैठ जाती थी तो धीरे से बाबूजी भी आ जाते थे और भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। जिमने मतलब भोजन करना, उसके लिए भी बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। जैसे ही मित्रमंडली और लेखक बाबूजी को देखते थे तो वह सब देखकर क्या करते थे, वहाँ से उनका जो घरौंदा वाला जो खेल खेलते थे, नाटक करते थे, उसको बिगाड़ कर वहाँ से भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। ये सब देखकर लेखक के पिताजी भी हंसने लगते, हंसते लोटपोट होने लगते और फिर भोलानाथ से कहते कि फिर कब होगा भोज भोलानाथ। यह सब बाबूजी लेखक से कहने लगते थे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। और फिर कभी कभी भी कैसे नाटक करते थे, बारात का भी जुलूस निकालते थे। कन स्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। इस तरीके से लेखक क्या करते थे, बारात का भी नाटक करते थे। लौटने के समय घटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। जब वहाँ से आते थे वापिस, लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उगाड़ कर दुल्हन का मुख निखारने रखने लगते, ज्यों ही बाबूजी क्या करते, ज्यों ही ओहार उगाड़ कर दुल्हन का मुख रखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। जैसे ही बाबूजी क्या करते थे, दुल्हन का मुख देखने के लिए ओहार को उगाड़ते थे, तो त्यों ही लेखक क्या करते थे, लेखक और लेखक की मित्र मंडली वहाँ से हंसकर भाग जाती थी। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। फिर थोड़ी देर बाद क्या करते थे, लेखक और लेखक की मित्र मंडली दोबारा से एकत्रित हो जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। फिर वो क्या जमा देते राय कि क्यों ना खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गाड़
जाती। फिर क्या करते थे वे चबूतरे को क्या बनाते थे, खेती करने के लिए तैयार करते थे। चबूतरे के छोर पर ही घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मुझ की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बेल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता कंकड़ बीज। अब चबूतरे को क्या बनाते थे वे, खेत बनाते थे। कंकड़ को क्या बनाते थे, बीज। और ठेगा हल जुआड़ा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर ना लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे। अब लेखक जैसे ही सब काम करते थे, खेती के लिए नाटक करते थे। जैसे उन्होंने बीज बोया नहीं वैसे उनकी फसल तैयार हुई नहीं, और जैसे फसल तैयार हुई नहीं कि उन्होंने हाथों हाथ फसल को काटा नहीं। जब वे फसल काटते थे तब वे क्या गाते थे, ऊंच नीचे में वही क्यारी, जो उपजी सो वही हमारी, यह लेकर गाते थे। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। फिर लेकर क्या करते थे, पूरी फसल को एक जगह रख देते थे और उसको अपने पैरों से रौंद डालते थे, मतलब बिगाड़ देते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। कसोरे मतलब मिट्टी का बना छिछला कटोरा। कसूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर वह उसको तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। जब वह लेखक भी मतलब खेती करते थे, फसल बोई और फिर उन्होंने उसको काट ली, फिर उसको बेचने के लिए तैयार किया। इसी बीच में लेखक के पिताजी क्या करते थे, वहाँ पर आ जाते थे और पूछने लगते थे लेखक से कि फसल कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। फिर लेखक और लेखक की मित्र मंडली क्या करती थी, जो करते हो जैसे उन्होंने वहाँ पे जो भी कुछ सामान था सब वहीं के वहीं खेत खलिहान को छोड़कर वहाँ से हंसते हुए भाग जाते थे। और कैसी मौज की खेती थी वे, मतलब किस तरीके से उन्होंने मौज मस्ती करते हुए वह खेती की थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। इस तरीके के नाटक लेखक और लेखक की मित्र मंडली खेला करती थी। बटोई भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। और मतलब थोड़ी देर के लिए बटोई भी क्या करती थी, वहाँ पर रुक कर लेखक और लेखक की मित्र मंडली के तमाशे देख लेती थी। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। जब कभी लेखक और लेखक की मित्र मंडली क्या करती थी, ददरी के मेले में जाने वाले जो आदमी होते थे यदि उनका झुंड देख लेते थे तो वह उस झुंड को देखकर कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। चलो भाइयों ददरी, सातु पिसान की मोटरी। अगर किसी चूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। अब इसमें लेखक क्या करते थे, दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार की जो पालकी होती है उसको जैसे ही वे देखते थे देखकर खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते थे लेखक और लेखक की मित्र मंडली। लहरी में लहरी पुरान लहरी, डोला के कन्हैया हमार मेहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर डेलों से मारा था। इसी बात को सुनकर बूढ़े वर ने मतलब लेखक और लेखक की मंडली को खदेड़ कर बहुत जोर से मारा था। मतलब लेखक और लेखक की मित्र मंडली की पिटाई हुई थी। उस घसूट खब्बिस की सूरत आज तक हमें याद है। और लेखक को उस घसूट खब्बिस जो था उसकी सूरत आज भी उनको याद है। न जाने किस ससुर ने बेसा जमाई
ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। लेखक ने वैसा आदमी पहले कभी नहीं देखा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। कभी कभी जब आम की फसल होती है उसमें खूब ज़ोर से आंधी आती थी। जैसे ही आंधी आती थी तो आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर, मतलब जब आंधी चली जाती थी तो लेखक और लेखक की मित्र मंडली वे सभी लोग क्या करते थे, बाग की ओर दौड़ पड़ते थे आम की। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे लेखक और लेखक की मित्र मंडली। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। एक दिन की क्या बात बता रहे हैं लेखक यहाँ पर, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों में से ढक गए मतलब पूरे बादल कैसे हो गए, आकाश काले बादलों से ढक गया पूरा बादल। मेघ गरजने लगे, मेघ मतलब बादलों में क्या होने लगे, आवाज़ें आने लगी गर्जन की, गरजने लगे। बिजली कूदने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। बिजली भी यहाँ पे क्या होने लगी, कड़कने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी, ठंडी हवा भी चलने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। सब देखकर लेखक और लेखक की मित्र मंडली क्या हो गई, चिल्ला उठी। एक पैसा की लाई बाजार में छिछलाई, बरखा उतरे बिलाई। यह सब देखकर लेखक और लेखक की मित्र मंडली चिल्ला उठी। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। लेकिन बारिश जो थी वह नहीं रुकी और बल्कि और ज़ोर से पानी आने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से थड़ से सट गए। अब लेखक और लेखक की मित्र मंडली क्या हो गई, पेड़ों से चिपक कर बैठ गए। जैसे कुत्ते के कान में अड़ई चिपक जाती है, जैसे क्या होता है, जैसे कुत्ता होता है उसके कान में कोई कीड़ा होता है जो चिपक जाता है, ऐसे ही लेखक की मित्र मंडली पेड़ों से चिपक कर बैठ गए। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। मतलब लेकिन जो बारिश था वो जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। जैसे ही बरखा मतलब जो बारिश हो रही थी वह रुक गई तो उसको रुकते से ही बाग मतलब बगीचे में क्या आए, बहुत सारे बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। मतलब वह सब देखकर लेखक और लेखक के मित्र मंडली वहाँ से भाग गई। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। उन मतलब जो मित्र मंडली थी लेखक की उसमें एक बेजू था। बेजू जो था वो बहुत ही बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए और रास्ते में क्या मिल गए, मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी की सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, मतलब वो जो तिवारी मिले थे उनको, मूसन तिवारी, उसको कौन ने चिढ़ाया था, बेजू ने चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। ये सब बेजू ने उनको चिढ़ा दिया बोलकर। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। लेखक और लेखक की मित्र मंडली ने भी यही कहना शुरू कर दिया था मूसन तिवारी को। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आदि हो चले। फिर यह सब देखकर मूसन तिवारी बेतहासा खदेड़ा मतलब इनका पीछा किया मित्र मंडली का, और हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आदि हो चले। फिर वह सब लोग मित्र मंडली ने क्या किया, अपने घर की ओर भाग गए। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। जब लेखक और लेखक की मित्र मंडली मूसन तिवारी को नहीं मिली तो फिर मूसन तिवारी जी ने क्या किया, सीधे पाठशाला में आ गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। फिर यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मूसन तिवारी सीधे पाठशाला गए। पाठशाला में जाने के बाद उन्होंने क्या किया था, लेखक और बेजू को पकड़ लिया। और पकड़ने के लिए उन्होंने क्या किया था, 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे थे वहाँ पे।
वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। मतलब लेखक और बेजू जैसे ही वे घर पर पहुँचे तो वहाँ पर क्या था, गुरुजी के जो सिपाही थे वह भी लेखक और बेजू पर टूट पड़े हुए। बेजू तो 9-2-11 हो गया। जैसे ही मतलब उसको पकड़ने के लिए आए तो बेजू क्या हुआ, वहाँ से भाग गया। 9-2-11 हो गया। हम पकड़े गए, लेकिन लेखक क्या थे वहाँ पर पकड़े गए, लेखक भाग नहीं पाए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। फिर लेखक की खबर किसने ली? गुरुजी ने ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। जब बाबूजी को यह बात पता चली वह दौड़े दौड़े पाठशाला पहुँचे। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। सब देखकर लेखक के पिताजी क्या करने लगे, पुचकारने लगे और फुसलाने लगे कि बेटा रो मत, ऐसा लेखक को कहने लगे उसके बाबूजी। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। लेकिन लेखक कैसे थे? दुलारने मतलब उनको पुचकारने से वह चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनको कंधा आंसुओं से तर कर दिया। लेखक इतना रोए कि उनका पूरा कंधा क्या हो गया, आंसुओं से तर कर दिया था उन्होंने लेखक ने अपने बाबूजी का। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। फिर लेखक ने क्या किया यहाँ पर, चिरौरी मतलब दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना। फिर यहाँ पर लेखक के पिताजी ने क्या किया, गुरुजी की चिरौरी मतलब दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना की, विनती की उनसे। और फिर लेखक के पिताजी लेखक को घर ले आए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। फिर जब रास्ते में आ रहे थे फिर से लेखक को क्या मिल गया, अपने साथियों का झुंड मिल गया। वे जोर से नाचते और गाते थे। वे झुंड क्या करता था, जोर जोर से नाचता था और गाता था। माई पकाई गरर गरर, पुआ हम खाइब पुआ, न गेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गए। फिर लेखक ये सब सुनकर फिर से क्या हुआ, जो उनको रोना आ रहा था वे उस बात को भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे। फिर लेखक ने क्या किया, यहाँ पर बाबूजी की गोद से उतर गए। फिर से उन्होंने क्या किया, मित्र मंडली में मिल गए। मिलने के बाद क्या किया, मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। फिर जो मित्र मंडली गा रही थी वही लेखक भी गाने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। जब सब लड़के गा रहे थे तब फिर एकदम से सब लड़के क्या हो गया, सामने जो मकई के खेत थे उसमें दौड़ के चले गए। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। उस खेत में क्या हो रहा था, चिड़ियों का झुंड था जो उसको चल रहा था। वे मतलब मित्र मंडली पूरी क्या करने लगी, उन चिड़ियों को पकड़ने लगी, पर एक भी हाथ ना आई। पर लेखक के मित्र मंडली को एक भी चिड़िया उनके हाथ में नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। और इसमें लेखक क्या कह रहे हैं, खेत से वे खेत में नहीं गए बल्कि खेत से अलग खड़े होकर ही वह गा रहे थे। राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। यह लेखक खेत से दूर खड़े होकर गा रहे थे। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। ये सब बाबूजी और हमारे गांव के जो कई मतलब और भी आदमी थे वे सब वहाँ पे खड़े होकर ये सब तमाशा देख रहे थे जो लेखक और लेखक की मित्र मंडली कर रही थी। और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। वे सब क्या कहकर हंस रहे थे कि अब तो चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। लड़के और बंदर क्या नहीं समझते, पराई पीर को नहीं समझते। एक टिले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी
उलझने लगी। अब फिर उन्होंने क्या किया, लेखक और लेखक की मित्र मंडली ने कि हम उन सभी लोगों ने क्या किया कि चूहे के बिल में पानी उलझने लगे। एक टीले पर चले गए, टीले पर जाने के बाद वहाँ पर एक चूहे का बिल था, उसमें वे पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था और अब उन्होंने क्या किया, उस चूहे के बिल पर नीचे से ऊपर तक पानी डालना चालू कर दिया। हम सब थक गए और ऐसा करते करते लेखक की मित्र मंडली थक गई। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। इतने में वहाँ पर क्या आ गया, शिव जी का सांप आ गया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। वहाँ से सभी लेखक की मित्र मंडली रोते रोते क्या करने लगी, वहाँ से भाग आई। कोई औंधा गिरा, कोई अटाचिट, मतलब जब वो भाग रही थी तो कोई गिर गया, कोई को अटाचिट हो, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। वहाँ से जब आ रहे थे तो कोई को औंधा गिरा, कोई को चोट लगी, कोई का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, ऐसे किसी न किसी मित्र मंडली को कुछ ना कुछ हुआ। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई और लेखक की भी क्या हो गई, यहाँ पर सारी देह लहूलुहान मतलब रक्त से लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलीन हो गए और लेखक के पैरों में क्या हो गए, पैरों के तलवों में कांटे चुभ गए। जैसे कि चित्र बना हुआ है, इस चित्र में बता रहे हैं कि लेखक साइड में मतलब एक तरफ खड़े होकर पेड़ के नीचे गाने को गा रहे थे और जो लेखक की मित्र मंडली उद्यम कर रही थी, चिड़ियों को के पीछे भाग रही थी, जैसे कि हम इस चित्र में देखकर समझ सकते हैं। हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। फिर लेखक ने क्या किया, एक सुर में जल्दी से अंदर आए और घर में घुस गए, अंदर चले गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। वहीं पे बाबूजी क्या कर रहे थे, ओसारे में बैठे हुए थे और हुक्के को गुड़गुड़ा रहे थे, मतलब सामने ही बाबूजी बैठे हुए थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। लेखक के बाबूजी ने लेखक को बहुत पुकारा, लेकिन लेखक ने क्या किया, अनसुनी कर दी, इस बात को सुना ही नहीं और वह दौड़ते हुए सीधे किसके पास गए, मैया के पास ही गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली और लेखक ने क्या किया, सीधे मैया के पास गए, मैया की गोद में जाकर छिप गए, उनके शरण ले ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, हम उसी के आंचल में छिप गए। मैया यहाँ पर क्या कर रही थी, अमनिया कर रही थी और फिर लेखक यहाँ पर क्या किया, सीधे माँ की आंचल में जाकर छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अब लेखक की माँ ने क्या किया, जब लेखक लेखक को कांपते हुए देखा लेखक की माँ ने, तो वह जोर से रो पड़ी है सब देखकर कि क्या हुआ लेखक, मतलब मेरे बेटे को जो है रो रहा है। ये सब देखकर लेखक की माँ भी बहुत ज़ोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठ, जो भी वह काम कर रही थी मैया, उस काम को मैया ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी और मैया यहाँ पर क्या पूछने लगी लेखक से, क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रहे हो, ये सब पूछने लगी अधीर होकर। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। अब लेखक की मैया यहाँ पर क्या करती, उनके अंग भर कर दबाती, मतलब उनके यहाँ चोट लग गई थी, उसको उन्होंने लेखक की मैया ने उसको साफ़ किया। कभी अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। अब लेखक की माँ क्या करती यहाँ पर, उसके आंचल से उसके हाथ पैरों को पोंछकर उनको हाथों को चूम लेती थी लेखक की माँ। बड़े संकट में पड़ गई और लेखक की माँ क्या हुआ यहाँ पर, उनको वे बहुत बड़े संकट में पड़ गई कि मेरे भोलानाथ को क्या हो गया। क्योंकि यहाँ पर भोलानाथ क्या था, उनका घर का नाम था। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। अब लेखक की माँ ने यहाँ पर क्या किया, जल्दी से हल्दी को पीसा और लेखक के जो घाव हो गए थे उस पर हल्दी का जो लेप बनाया था उसको लगा दिया। घर में
कोहराम मच गया। ये सब देखकर पूरा घर में क्या हो गया, कोहराम मच गया कि लेखक को चोट कैसे आई। ये सब देखकर हम केवल धीमे सुर से स स स कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। और ये सब, लेकिन यहाँ पर लेखक क्या करते, केवल धीमे सुर में, धीरे छोटे मतलब कम आवाज़ में स कहते हुए है, सब शब्द कहते हुए सुर में मैया के आंचल में लुके चले जाते, मतलब मैया के आंचल में छिप जाते। सारा शरीर थर थर काँप रहा था और लेखक का पूरा शरीर क्या हो रहा था, काँप रहा था। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे और लेखक के रोंगटे जो थे वह खड़े हो गए थे डर के कारण। लेकिन लेखक अपनी आंखों को खोलना तो चाहते थे, लेकिन वह खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। ये सब देखते हुए कि लेखक आंखें खोलना चाहते हैं, लेकिन वे आंखें खोल नहीं पा रहे हैं, उनकी आंखें खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहारती। जब लेखक के होठ काँप रहे थे, उनके होठों को लेखक की मैया बार बार देखती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। और लेखक की मैया यहाँ पर क्या करती, लेखक को बड़े प्यार से गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। ये सब देखकर जल्दी से बाबूजी भी दौड़ लगाकर आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। ये सब देखकर बाबूजी दौड़ लगाकर आए और लेखक को अपनी गोद में मैया की गोद से लेने लगे। पर हमने मैया का आंचल की प्रेम और शांति के चादोबे की छाया ना छोड़ी। लेकिन लेखक ने क्या किया, यहाँ पर मैया का आंचल नहीं छोड़ा, वह उन्हीं के आंचल में रहे। और इस तरीके से वह लेखक अपने पिताजी की गोद में नहीं रहे। इस पूरे कपाट में यह बताया गया है माँ के आंचल में कि लेखक का बचपन का नाम क्या था, भोलानाथ, जो बचपन से ही अपने पिताजी के साथ रहे। पिताजी के साथ ही इन्होंने मस्ती करी, खाना खाया, मौज मस्ती करी, उन्हीं के साथ सोए। यह सब अपने पिताजी के साथ बहुत घुल मिल गए थे लेखक। लेकिन वह जब उनको चोट लगी तो वह अंत में अपनी माता के पास ही आए और माता के पास आकर ही इन्होंने अपने आप को माता के आंचल में छुपा लिया। और जब इसमें यह बताया गया है कि जब किसी भी पुत्र को चोट लगती है तो वह अपनी माता के पास ही आकर अपने डर को दूर करता है। इस पूरे पाठ में पिता, पुत्र और माता के प्यार के बारे में बताया है। इसमें लेखक को जब चोट लगी थी तो उसको धीरज अपनी माँ के पास ही मिला था, सहनशीलता अपनी माँ के पास ही आकर मिली थी। आप सबको यह पाठ कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट